आप सभी श्रोता मित्रों को मेरा हार्दिक नमस्कार। आज मैं सुनाने जा रही हूँ आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी द्वारा लिखित कहानी बाहर भीतर। विवाह के लिए स्त्री की सुंदरता ही आज भी प्रधान मानी जाती है और उसके दूसरे गुण दोषों को पीछे डाल दिया जाता है। इस कहानी में अत्यंत मोहक रीति से इस प्रश्न का व्यावहारिक और मनोरंजक वर्णन है। प्रस्तुत है कहानी बाहर भीतर। उसे देखते ही नैन विद्रोही हो उठे। मैं दशहरे की छुट्टियों में कॉलेज से बड़ी उमंग से घर आया था। ब्याह के बाद वह पहली ही बार घर आई थी। इसकी खबर भाभी ने मुझे बड़े ही रस भरे शब्दों में दे दी। ब्याह में मैंने उसकी एक झलक भर देखी थी। उसी झलक की याद में मैंने ये 3 साल के 1000 दिन उंगली पर गिन गिन कर काटे थे। पाठकों, आप में क्या कोई ऐसा है जो मेरी तरह नई दुल्हन से पहली बार मिलने की प्रसन्नता में अपना आपा ना भूल जाए? इस दुनिया में युवक के लिए दुल्हन से बढ़कर कौन चीज़ मीठी हो सकती है? मैंने दर्जनों हिंदुस्तानी और विलायती काव्य, नाटक तथा उपन्यास पढ़े थे। कालिदास की शकुंतला की मूर्ति तो मेरे मानस नेत्रों में बस रही है। जैसे ओस से भीगा हुआ गुलाब व फूल वसंत की हवा में झूम रहा हो, वैसे ही लज्जा, कोमलता और सुंदरता की मूर्ति सी शकुंतला मेरे मन में झूमती रहती है। मैंने शेक्सपियर की रोजालिंड और जूलियट भी अपनी आँखों के हिंडोलों में झुलाई हैं। मैं क्या मनुष्य नहीं, युवक नहीं, मेरी रगों में गर्म खून नहीं? अजी, मैंने नई दुल्हन पाई थी 3 साल पहले, पर हिंदू जाति में जन्म लेने के कारण ब्याह से पहले उसे नहीं देख सका। पसंद करने, प्यार करने, हृदय और आँखों का सौदा करने का सुविधा न पा सका। तो भी क्या हुआ? भारतीय स्त्रियों का जैसा रूप, सच्चा प्यार भाभी ही को लो। दुनिया में कौन फूल ऐसा सुंदर और कोमल हो सकता है? वह ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद सा है। संसार को सुखी बनाने के लिए वही काफ़ी हैं। भैया तो जैसे भाभी में घुल गए हैं। मैं जब उन्हें याद करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। उषा, कैसा प्यारा नाम है। जब से मैंने उषा से ब्याह किया है, हमेशा उषा काल में जाग उठता हूँ। मैं एकटक देखता रहता हूँ, कितनी प्यारी सुनहरी किरणों को धरती पर बिखरती हैं। पूर्व के आसमान पर पीली लगती हैं वह उषा, पीला, शांत, उजला आलोक। वह कैसी प्यारी लगती है, किस तरह आनंद देती है। ऐसे ही मेरी उषा भी मेरे जीवन के अंधेरे को छूते ही उज्जवल आलोक करेगी। उसके पिता राय बहादुर हैं, सेशन जज हैं, प्रतिष्ठित नागरिक हैं। वह फॉरवर्ड घराने की शिक्षित कन्या है। ऐसे उच्च घराने की शिक्षिता कन्याएं क्या मैंने देखी नहीं? मेरी ही क्लास में लगभग आधी दर्जन ऐसी कुमारियां पढ़ती हैं। जब वे क्लास में आकर बैठती हैं, क्लास जैसे जगमगा उठती है। देखकर प्राण हरे हो जाते हैं। संसार सुंदर हो जाता है। उन शिक्षा संगनियों का वह क्षण भर का संग मेरी नस नस को जवान बना देता है। लीला की गहरी आसमानी साड़ी, चंद्रमा सा मुख और हथनी के समान मस्तानी चाल, प्रोफेसर भी देखते ही रह जाते हैं। नलिनी जब आती है, आंधी की तरह उसके मोती से दांत और उभारदार सीना देखकर कलेजे में हिलोरें उठने लगती हैं। लीला की चश्मेदार आँखों से जो हंसी बिखरती है, उस पर क्लास भर के लड़के लोट-पोट हो जाते हैं। कहाँ तक कहूँ, लेकिन मैं तो 3 साल तक यही सोचता रहा कि मेरी उषा इन सब से बढ़ चढ़कर होगी। जब जब मेरा मन इन स्वदेशी मिसों की ओर मचला जो 20वीं सदी में लापरवाही से सड़कों पर अपना रूप छितराती फिरती हैं, समझा बुझाकर काबू में रखा। 3 साल तक इसी तरह मैंने पूरे किए। भीतर ही भीतर मैं उषा को अपने बिल्कुल नज़दीक खींच लाया। मैंने उसे देखा नहीं, समझा भी नहीं, पर इससे क्या, वह मेरी दुल्हन है। मैं इस बात को नहीं मानता कि जिन स्त्री पुरुषों में प्रेम हो वे ही ब्याह करें। मैं तो इस उसूल का कायल हूँ कि जिनसे ब्याह हो जाए, स्त्री पुरुष आपस में प्यार करें। इसलिए उषा को न पाकर भी मेरे प्यार का पौधा तो बढ़ता ही गया। अब मैं एमए पास कर चुका, मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी। उषा भी घर आ गई। भाभी ने मुझे दौड़ आने को लिखा था, सो मैं तूफान मेल से
दौड़ा हुआ घर आ पहुंचा। पहली मुलाकात थी, इससे मेरा कलेजा धड़क रहा था, लेकिन खुशी में मेरे रक्त की एक एक बूंद नाच रही थी। दिन इंतज़ारी और इधर उधर की खटखट में बीता। रात को ज्यों ही वह मेरे कमरे में आई, उसे देखते ही मेरी आंखें जल उठीं। क्यों? सो कहता हूँ। सुनिए, मैंने सोचा था वह धीरे से ज्यों ही मेरे कमरे में आएगी, लेवेंडर और सेंटों की लपटों से कमरा महक उठेगा। उसकी रूप ज्योति से मेरे कमरे में चांदनी हो जाएगी, जैसे मेरी क्लास में मेरी सुघड़ सुंदरी सहपाठिनों के आने से हो जाता था। वह उन्हीं की तरह छिप छिप कर नयन बाण चला चला कर मेरे सोए हुए हृदय को जगाएगी और उन्हीं की तरह मंद मुस्कान से मेरा मन सुख सागर में डुबोएगी। वह आकर धीरे धीरे लाज से नीचा मुंह कर मेरे पास खड़ी हो जाएगी। इसके बाद क्या करना होगा सो क्या मैं जानता नहीं? अनाड़ी नहीं हूँ, मैंने सब सोच रखा है। मैं उसे खींचकर पास बिठा लूँगा, घूंघट दूर करूँगा और उस चांद से मुख को चूम लूँगा, बार बार चूमूंगा। इतने ही से मेरा जीवन सफल हो जाएगा। जिस दिन की याद में मैंने दुनिया की सुंदरियों को हेच समझा था, वह समय आज आ गया। आहा, मैं कितना भाग्यवान हूँ। उसके सदुपयोग से सब साधन मैं जुटाए बैठा हूँ। भाभी ने बहुत सी मिठाई, फूल मालाएं, इत्र, सेंट और ना जाने क्या क्या मेरे पास रख दिए थे। फिर भी मैं भी तो उषा के लिए बहुत से उपहार लाया था। वे सब मेरे पास थे। इन सब का किस तरह उपयोग करना है, यह सब मैंने सोच रखा था। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो ही मेरे निकट आएगी, मैं उसका घूंघट हटा लज्जावंत मुख उठाकर मधुर चुम्बन लूँगा। ओह, पति का प्रथम चुम्बन नववधू के लिए कैसा अमिट स्नेह चिन्ह होगा। वह फिर धीरे धीरे मेरे पास आएगी, मैं उसे अंकगत करूँगा, मीठी बातों से संकोच दूर करूँगा, उसे प्रेम में डुबो दूँगा। वह मेरे चरणों को चूमेगी, मुझे पाकर धन्य होगी, चिर वियोग के लिए रोएगी। अरे, वह साक्षात कालिदास की शकुंतला की भांति प्रेम विह्वला होगी। उस दिन मैं शकुंतला को कई बार पढ़ गया, पर जब वह आई तो मैंने अपनी आशा के बिल्कुल उलट पाया। लेवेंडर और सेंट का नाम न था। वह एक साधारण किंतु उज्जवल साड़ी पहने थी, पैर में चप्पल थे, बाल बिखरे तो न थे, परंतु बहुत टीम टाम से सवारे भी न थे। उसका वेश बिल्कुल सीधा साधा था। हाँ, उसे उज्जवल और सोफियाना कह सकते हैं। उसने न नमस्ते किया, न हाथ जोड़े। वह सिकुड़कर पलंग के पास भी खड़ी नहीं हुई, आकर धीरे से कुर्सी खींचकर उस पर बैठ गई। उसके बाद तनिक मुस्कुराकर उसने कहा, कहिए, आप प्रसन्न तो हैं? भाई वाह, यह कैसी नई नवेली वधू। मैंने आंख फाड़कर उसकी ओर देखा। देखते ही आंखें जल उठीं। वह न तो वैसी सुंदर ही थी और न उसका रंग ही गोरा था। मैं क्षण भर में ही अपनी क्लास की सब युवतियों से उसका मिलान कर गया। भला कहाँ वे परियां और कहाँ यह? मेरा हृदय तिलमिला उठा। मैंने ताने के तौर पर कहा, क्या आप उषा रानी की कोई दासी हैं? क्या संदेश लाई हैं आप? यही कि उषा रानी के स्थान पर आप मेरा स्वागत सत्कार करें। आप हैं कौन? उषा रानी मेरी दासी है। आपकी? जी हाँ। और उसका यह फैसला है कि मैं उनके पति महाशय को अपना दास समझूं। आप ही शायद उनके पति हैं। उस साधारण प्रतिभाहीन मुख से ऐसी करारी चुटीली बात सुनकर मैं दंग रह गया। वह नई नवेली की मुलाकात का पुराना डिज़ाइन हवा हो गया। मैं न गुस्सा कर सका, न मेरे मुंह से कोई बात ही निकली। मैं चुपचाप उस मुंहजोर बालिका के मुस्कुराहट भरे फड़कते होंठों को देखने लगा। उसे देखकर मैं खड़ा नहीं हुआ, उसका स्वागत नहीं किया, उसके साधारण रूप की अवहेलना की। इसके कारण उसकी आंखों में एक चमक जो इन चुभती हुई तीखी बातों के साथ निकली थी, देखकर मैं उसके रुआब में आ गया। मैं सोचने लगा, इसी तरह क्या स्त्रियों का आदर किया जाता है? यही क्या मेरी शिक्षा और सभ्यता है? उषा ने फिर कहा, समझे आप? क्या आपको श्रीमती उषा रानी के आज्ञा पालन में कुछ आपत्ति है? कुछ भी नहीं।
अनायास ही मेरे मुंह से निकल गया। तब आप पलंग से खड़े हो जाइए। आपने एमए तक शिक्षा पाई, उच्च संस्कृति के लोगों में रहे, पर आपको इतनी तमीज़ नहीं आई कि स्त्रियों का मान कैसे किया जाता है। बाप रे! नई दुल्हन से डांट खाकर मैं सचमुच लज्जित सा होकर उठकर खड़ा हो गया, पर फिर भी अपनी अकड़ तो कायम रखी। मैंने कहा, अब क्या करना होगा? उसने एक कुर्सी की ओर संकेत करके कहा, बैठिए, घबराते क्यों हैं? यह खूब रही, नववधू को देखकर मैं घबराता हूँ। मैंने कुर्सी पर बैठकर कहा, घबराता क्यों हूँ? वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर उसने परीक्षा की, कॉलेज के जीवन की, भविष्य की, स्वास्थ्य की, ना जाने क्या क्या बातें करनी शुरू कर दी। मैं तो जैसे खो गया। उस रात्रि के धीमे प्रकाश में मैंने देखा मैं किसी अत्यंत स्नेही मित्र से, जो अत्यंत बुद्धिमान, कुशाग्र बुद्धि, वाक्पटु और मृदुभाषी है, बातें कर रहा हूँ। मेरा विद्रोह तो गायब हो चुका था। थोड़ी ही देर में मैंने डरते डरते उसका हाथ पकड़कर कहा, उषा रानी, मुझे क्षमा करो। वह मुस्कुराकर मेरी ओर देखने लगी। मैंने फिर कहा, क्षमा करो देवी। उसने फिर कहा, किस अपराध की क्षमा? मैंने कहा, मेरी आंखें तुम्हें देखते ही जल उठी थीं। मैंने तुम्हारा बाहरी रूप देखना चाहा था। अब से कुछ मिनट पहले तक मैं नहीं जानता था कि स्त्री के भीतर एक और चीज़ रहती है। मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। उसने हंसकर कहा, एक गुड़िया सी सुंदर दुल्हन, जिसकी एक नाक, दो कान, एक मुंह, दो आँखें, सफ़ेद चमड़ी, नन्हा सा शरीर, यही ना? लगभग यही, पर थोड़ा और भी कुछ। वह कॉलेज की संगनियों का प्रदर्शन। मैं चौंका। मेरे मन की बात यह कैसे जान गई? वह मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, उषा, मुझे क्षमा करो, अपने इस दास को क्षमा करो। उसने कहा, दास को क्षमा कर सकती हूँ, पर पति को नहीं। वह धीरे से अपनी कुर्सी से उठी और एक मुग्धा बालिका की तरह मेरी गोद में आ बैठी। उसके शिथिल बाहु मेरे गले में आ गए। मैं उस जीवन संगनी सखी को, जिसने मेरे विद्रोह को विद्रोह से विजय किया था, इस प्रकार विजित देख फूला अंग नहीं समाया। मैंने उसे हाथों हाथ उठाकर हृदय से लगा लिया। कुछ देर तक हम दोनों दुनिया को भूल बैठे। उसने मेरे गले में बाहें डालकर हंसते हंसते कहा, मैंने तुम्हारे पिछले 3 वर्षों की 100 बातें पूछ डाली, पर तुमने एक भी नहीं पूछी। तो क्या मैं यह समझूं कि तुम मेरी तरफ से बेफिक्र हो? मैं लज्जित हुआ। मैंने कहा, प्यारी, तुमने तो आते ही युद्ध छेड़ दिया और इस दास को ऐसा पछाड़ा कि मन सिट्टी पिट्टी भूल गया। अच्छा लाओ, इस सुहागरात के उपलक्ष्य में मेरे लिए क्या लाए हो? मैं बहुत कुछ लाया था। सोने की चेन, घड़ी, एक कीमती बनारसी साड़ी, 1-2 जड़ाऊ गहने, पर वे सब क्या इस महिमामयी गौरवशालिनी पत्नी के योग्य थे? मैंने लज्जित होकर कहा, तुम्हारे योग्य तो कुछ नहीं है उषा, देते लाज लगती है। देखूं तो? उसने एक एक वस्तु को देखा, हंसी, उन्हें आदर और उत्साह से पहना, फिर प्यार भरी दृष्टि से मेरी ओर देखकर कहा, सुहाग रात तो तुम्हारी भी है, कुछ मुझसे उपहार न लोगे? मैंने तुम्हें पा लिया, अब और कुछ न चाहिए। मैंने भी तो तुम्हें पा लिया, फिर भी मुझे उपहार मिले ही। तुम्हारे लिए मैं भी कुछ लाई हूँ। मैंने सोचा राजा साहब ने कुछ रुपए दिए होंगे या कोई और चीज़। मैंने कहा, रहने दो, मुझे अब और कुछ न चाहिए। हाँ, वह कुछ उतनी कीमती चीज़ नहीं है, पर मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। उसकी मानी चेहरे पर फिर वही तेज और नेत्रों में चमक उत्पन्न हो गई। मैंने कहा, तो मेरी रानी, दो ना, मैं उसे पाकर कृतार्थ हो जाऊं। उसने धीरे से आंचल से एक कागज़ निकालकर मेरे हाथ में दे दिया। मुझे कौतूहल हुआ, क्या राय साहब ने मुझे दान पत्र दिया है? रोशनी तेज करके देखा तो दंग रह गया। यह उषा के BA ऑनर्स में प्रथम श्रेणी में पास होने का सर्टिफिकेट था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उषा इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त है। मैं पागल की भांति उषा की ओर दौड़ा। मैंने कहा, उषा, मेरी रानी, मेरी मालकिन, तुमने मेरा जीवन सफल कर दिया। उषा ने धीरे से कहा, इन 3 वर्षों में यही कर सकी।
उसका स्वर काँप रहा था। दूसरे ही क्षण हम दोनों एक थे। हम लोग प्रेमी ही नहीं, गंभीर दंपत्ति हैं। हमारे प्राणों से प्राण और शरीर से शरीर घुलकर एक हो गए हैं। हम भीतर तक स्त्रीत्व और पुरुषत्व को देख चुके हैं। बाहर के लिए हम अधेड़ हैं। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखी हुई कहानी बाहर भीतर। धन्यवाद। नमस्कार।